हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा श्रीवास्तव आपके लिए लाइव हूँ। चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ क्लास 9th। इसमें हमने सबसे पहले पिछली क्लास में ये 3 सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियस से। सो वी विल स्टार्ट विद न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल। इसको हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। ब्रेन का फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में? सारे फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करना, कब ग्रो करना है, कब रिप्रोड्यूस करना है, कब ग्लूकोज का डाइजेशन को ब्रेक डाउन करना है। तो ये सारी चीज़ें का कंट्रोल सेंटर क्या है? ब्रेन। उसी तरह सेल का कंट्रोल सेंटर न्यूक्लियस है। इसमें क्या क्या होता है? द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल दैट कंटेन्स DNA एंड न्यूक्लियोलस। इसका सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद इसके फंक्शंस देखेंगे। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। नाउ सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। इस तरह से न्यूक्लियस हमें स्फेरिकल शेप में दिखाई देता है। अगर 3D में ले तो इट इज़ स्फेरिकल। ये सेल है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये आउटर कवरिंग है न्यूक्लियस की। तो देयर यू कैन फाइंड इट, दिस इज न्यूक्लियर एनवलप। आउटर कवरिंग इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनवलप। इसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। इस न्यूक्लियर एनवलप में देर आर मेनी पोर्स प्रेजेंट थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस। लाइक प्रोटीन को न्यूक्लियस से, mRNA को प्रोटीन न्यूक्लियस से बाहर जाना है या किसी सब्सटेंस की ज़रूरत है न्यूक्लियस के अंदर, तो ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस फ्रॉम दीज टाइनी पोर्स। दीज आर नोन एज न्यूक्लियर पोर्स। इसके अलावा यहाँ एक डेंस स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज nucleolus. I am showing you this with green color. This is a dense structure that is known as nucleolus. This is the place where genetic material is present. Genetic material में जैसे chromatin, DNA, all these are present inside the nucleus in the nucleolus. Now there is a fluid filled space inside the nucleus in which this nucleus is embedded. This space is known as nucleoplasm. Okay, यहाँ nucleoplasm already लिखा हुआ है. This part is nucleoplasm. I will show you with the different color. See this part. This is nucleoplasm. Okay. Now this outer covering of nucleus, that is called nuclear membrane, it is in continuation with the wall of endoplasmic reticulum, or we can say membrane of endoplasmic reticulum. इस तरह से यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इसी के कंटिन्यूशन में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। So this was the structure of nucleus, which is the brain of cell. Now we will see the functions. It has basically 2 important functions. First of all, it stores the cell's hereditary material, or we can say DNA. Genetic material हमारे पास क्या क्या होते हैं? Like DNA, RNA. These are the genetic materials. So in eukaryotic cell, you find DNA as a genetic material. And the second function is it coordinates the cell activities. Like cell में कौन कौन सी activities होती है? जैसे protein synthesis, cell division, growth, और होस्टिंग ऑफ अदर इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। और भी फंक्शंस होते हैं, जैसे किसी पार्टिकल का ब्रेक डाउन है या कोई ट्रांसपोर्ट का काम है, तो सारा कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ टेक्स प्लेस
through the nucleus. It coordinates the cell activities. So this was all about nucleus. हमें ये डिस्कवरर का नाम याद रखना है. हर सेल ऑर्गेनेल के साथ डिस्कवरर का नाम और उसका निक नेम हमें याद करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. Now we will move to next cell organelle, that is endoplasmic reticulum. This is a tubular structure, or we can say it is a large network of membrane bound tubes and sheets. इसका स्ट्रक्चर हमने देख ही लिया है. Just a minute, I will backslide. These are endoplasmic reticulum. These are tubular structures. इस पे एक छोटे छोटे स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम राइबोसोम्स कहते हैं. Now we will look at the types of endoplasmic reticulum. जो हमने डायग्राम में endoplasmic reticulum, that was rough endoplasmic reticulum, and there are two types, rough and smooth endoplasmic reticulum. The difference is, in rough endoplasmic reticulum, ribosomes are present on their surface, and in the smooth it is absent. Now we will see the functions of endoplasmic reticulum. What is the function of ribosomes, which are attached to the surface of rough endoplasmic reticulum? It is the active site of protein synthesis. हम राइबोसोम को इसीलिए प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, बिकॉज यहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है. Now we will look at function of smooth endoplasmic reticulum. It helps in manufacture of fat molecules or lipids, and these lipids in turn help in building of cell membrane, and this process of formation of cell membrane is known as membrane biogenesis. So we can say that the smooth endoplasmic reticulum helps in the manufacture of lipids and in turn in the process of membrane biogenesis. सेल मेम्ब्रेन के बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, अगर हम वर्टिब्रेट्स की लिवर की बात करें, जैसे वी ह्यूमन बींग्स आर वर्टिब्रेट्स, हमारे में बॉडी में एक वर्टिब्रल कॉलम होता है, तो हमारे लिवर में व्हाट इज द रोल ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स. So this was about endoplasmic reticulum. And one important point, who discovered endoplasmic reticulum? Porter and Thomson. आपको साइंटिस्ट का नाम जिन्होंने इसे डिस्कवर किया है ये बाय हार्ट याद कर लेना है. इसका मैं एक अलग वीडियो भी बनाऊंगी. Now we will move to next cell organelle. This is Golgi apparatus. It is again a system of membrane bound vesicles arranged approximately parallel to each other in stacks called cisterns. Cisterns भी कह सकते हैं, इसे सिस्टर्ने भी कह सकते हैं. Who discovered it? This is very simple. नेम से ही पता चल रहा है, कैमिलो गोल्गी. गोल्गी मीन्स गोल्गी ने क्या डिस्कवर किया था? गोल्गी apparatus. Now I will show you the structure. I will make a structure. For example, this is a cell. This is nucleus. इसके बगल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है. न्यूक्लियस के साइड में गोल्गी apparatus प्रेजेंट होता है. इसमें ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे इस तरह से. ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखा रही हूँ जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए. यहाँ पे कुछ वेसिकल्स होते हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर. यहाँ पे भी कुछ वेसिकल्स होते हैं. इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, जो फेस सेंटर की तरफ है यानी न्यूक्लियस की तरफ है उसे हम सिस फेस कहते हैं, और जो बाहर की तरफ होता है उसे हम ट्रांस फेस कहते हैं. डिफरेंस दोनों फेजेस में क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ.
अब यहाँ से प्रोटीन हमारा बन के आ रहा है न्यूक्लियस से के अराउंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसमें राइबोसोम है, तो वहाँ पे प्रोटीन बन रहा है। अब इस प्रोटीन को ये जो गोल्गी एपरेटस है, इसमें ये राउंड वेसिकल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, दे कन्वर्ट इट इनटू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स विच कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड। यहाँ से होते हुए these are also vesicles। इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इन प्रोटीन को या कॉम्प्लेक्स शुगर्स को कन्वर्ट करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में। फिर यहाँ से जहाँ पे भी सेल में प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट या कॉम्प्लेक्स शुगर्स की ज़रूरत होती है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो वी कैन से दैट स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग of products in vesicles. Example, complex sugars made from simple sugars। तो यहाँ से जो प्रोटीन है जो बना है या कॉम्प्लेक्स शुगर्स है, ये ट्रांसफ़र होके डिफरेंट पार्ट्स में चला जाता है जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है। तो ये एक तरह से एक प्रोटीन को पैक करता है, मॉडिफाई करता है, स्टोर करता है और ट्रांसफ़र करता है। इसके अलावा एक और फंक्शन है इसका, इट इज़ इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेम द सेल ऑर्गेनेल विच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अनदर सेल ऑर्गेनेल। सो सेल लाइजोसोम इज ऑल्सो अ सेल ऑर्गेनेल। इसकी फॉर्मेशन में विच सेल ऑर्गेनेल इज हेल्पफुल? इट इज गोल्गी एपरेटस। Now these are cisternae and ये tubules हैं। अब इसको इमेजिन हम कर सकते हैं, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे ये मैंने बताया, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। जैसे आपने अक्सर गेम खेला होगा खो खो। खो खो में कुछ लोग लेफ्ट साइड मुंह करके बैठते हैं, कुछ लोग दूसरे साइड फेस करते हैं। तो इसी तरह इसमें ये जो ट्यूब्यूल्स हैं एक दूसरे के अपोजिट फेस करते हैं। तो इस तरह से ये पार्ट मैंने बताया आपको क्या है, ये सिस्टरनी एंड दीज आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, दीज आर ट्यूब्यूल्स। तो ये एक, और यहाँ पे वेसिकल्स होते हैं, यहाँ पे भी वेसिकल्स होते हैं, इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। These are vesicles। तो ये this complete structure is also known as Golgi complex या फिर क्या कह सकते हैं, Golgi apparatus। So this was all about Golgi apparatus। और किसने इसे डिस्कवर किया था? Camillo Golgi। Now we will move to next cell organelle, that is lysosome। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं और इसको डिस्कवर किया था क्रिश्चियन डी ड्यूवे ने। हमसे अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई आर लाइसोसोम्स कॉल्ड सुसाइडल बैग्स? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ध्यान से यहाँ आपको पढ़ना है, इसे क्यों हम सुसाइडल बैग कहते हैं। सबसे पहली बात, इसमें देयर आर पावरफुल एंजाइम्स which have the capability to break down all organic material। Organic material मतलब any compound or substance or part which is made up of carbon। So जो भी organic material है उसको वो enzymes की मदद से break down करता है। हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे किस टाइप के, लाइक उसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर सेल में कुछ इंजरी हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो ये जो लाइसोसोम है इस तरह से स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। दिस इज लाइसोसोम। इसके अंदर एंजाइम्स हैं। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, बर्स्ट करते हैं। तो ये एंजाइम जो अगल बगल इनके अराउंड जो भी मटेरियल है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उनको डाइजेस्ट कर देते हैं। तो डाइजेस्ट करने के बाद ये सेल पूरा क्या हो जाएगा,
डिस्ट्रॉय, फिर ये बॉडी से बाहर निकल जाता है, इट इज एक्सक्रीटेड आउट. दैट्स वाई इट इज नोन एज सुसाइडल बैग. सो आप इसमें क्या लिखेंगे? इट कंटेन्स पावरफुल एंजाइम्स एंड द सेल, इफ cell gets damaged, the lysosome may burst and the enzyme digests their own cell and hence called suicidal bags. ये आपको रीजन लिखना है कि why it is called suicidal bag. And these enzymes, जो इसमें lysosome में enzymes present होते हैं, they are made by RER. This is rough endoplasmic reticulum. So this was about lysosome. Now moving to next cell organelle. This is very important, cell organelle, and it has some different features which differentiate it from other cell organelles. This is also known as powerhouse of cell. Power मतलब एनर्जी. इस सेल ऑर्गेनेल में एनर्जी रिलीज होती है. ग्लूकोज हम जानते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू उसका ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी निकलती है. और हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल होता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. तो वो सारे प्रोसेस इसी सेल ऑर्गेनेल में होते हैं, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज होती है. हु डिस्कवर्ड इट? इट वॉज डिस्कवर्ड बाई कोलिकर. इसमें कुछ और चीजें मैं ऐड ऑन कर देती हूँ. एल्टमैन ने सबसे पहले इसे बायोब्लास्ट कहा था. डिस्कवरी कोलिकर ने की, एल्टमैन ने इसे बायोब्लास्ट कहा. उसके बाद सी बेंडा ने, ये भी साइंटिस्ट का नाम है, इसको नाम दिया फाइनली माइटोकॉन्ड्रिया, इस सेल ऑर्गेनेल को. नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन इट? इट हैज टू मेम्ब्रेन्स. इट आउटर वेरी पोरस एंड इनर डीपली फोल्डेड. इसका मैं अभी स्ट्रक्चर भी आपको दिखाऊंगी तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. इट इज हैविंग देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स. तो अभी तक हमने जो सेल ऑर्गेनेल्स पढ़े थे, जैसे कि न्यूक्लियस, इट हैज टू मेम्ब्रेन्स. गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इट हैज वन मेम्ब्रेन. लाइसोसोम, इट हैज अगेन वन मेम्ब्रेन. अब हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया, इट हैज टू मेम्ब्रेन. देन RER एंड SER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें भी टू लेयर्स होती हैं. तो हमें अभी तक टू लेयर्स वाले कितने सेल ऑर्गेनेल्स मिले? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसके अलावा एक और होता है सेल ऑर्गेनेल, दैट इज प्लास्टिड. इसके भी टू मेम्ब्रेन्स होते हैं. इसके अलावा इसमें क्या खास बात है? माइटोकॉन्ड्रिया में इट हैज ओन डीएनए एंड राइबोसोम. Plastids also have own DNA and ribosome. अब हम पढ़ चुके हैं कि राइबोसोम इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोटीन फैक्ट्री. तो यहाँ पे प्रोटीन बनता है, तो ये खुद से अपना प्रोटीन बना सकता है. इस ऑर्गेनेल में प्रोटीन सिंथेसिस हो सकता है. इसके अलावा इसमें डीएनए है, तो यहाँ पे रेप्लिकेशन भी हो सकता है. ये यानी कि एक माइटोकॉन्ड्रिया से और भी इसकी कॉपीज बन सकती हैं, 1, 2, 4 कितने भी माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है. उसी तरह प्लास्टिड्स भी रेप्लिकेशन कर सकते हैं बिकॉज इट हैज इट्स ओन डीएनए एंड इसमें प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है. ओके, नाउ वी विल सी द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. इसका स्ट्रक्चर मैं आपको रफली ड्रॉ करके बताती हूँ, इससे आपको आइडिया हो जाएगा. दिस इज आउटर कवरिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. इसकी अंदर की कवरिंग फोल्डेड होती है. ये क्यों फोल्डेड होती है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन. अब ज़्यादा सरफेस एरिया की ज़रूरत क्यों है? बिकॉज इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं एनर्जी रिलीज करने के लिए. तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ज़्यादा रिएक्शंस हो पाएंगे. तो इसलिए इस इनर मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? ये जो इनर फोल्डिंग्स है इसको हम कहते हैं क्रिस्टे. दिस इज आउटर मेम्ब्रेन,
This is inner membrane. Now see, this is important. These two are important. We already told it has its own DNA and it has its own ribosomes. And this is, ये जो खाली स्पेस आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पे सारे रिएक्शंस होते हैं, इसके मेम्ब्रेन पर भी होते हैं रिएक्शंस. दिस इज मैट्रिक्स. So this is a structure of mitochondria. It has two membranes and it has its own DNA and ribosomes. Now we will move to another important part, that is plastids. सबसे important चीज है P for plastids and P for plant cell. What does it mean? It is present only in plant cells. It has again own DNA and ribosome. We have already studied. It was discovered by E. Haeckel. And there are basically two types of plastids. One is chloroplast and other is leucoplast. But green colored pigment containing chromoplasts are or plastids are known as chloroplast. ये क्रोमोप्लास्ट के टाइप में आता है, अदरवाइज इसको हम एक अलग कैटेगरी में भी रख सकते हैं, अदरवाइज ये क्रोमोप्लास्ट की कैटेगरी में आता है. इसमें ग्रीन पिगमेंट्स ज़्यादा होते हैं. इसमें बाकी पिगमेंट्स भी होते हैं, येलो कलर, पिंक कलर, ये भी हो सकते हैं, बट बेसिकली इट हैज़ majority of green colored pigments, that is known as, yes, it is chlorophyll. Now we are going to look at the functions of chloroplast. Chloroplasts are important for photosynthesis. हमें पता है photosynthesis process किसके presence में होता है? Sunlight and chlorophyll. So chlorophyll is present in chloroplast. So chloroplast is an important part which is required for photosynthesis. Now leucoplast, which are colorless plastids, these store starch, oils and proteins. Now ये plastids का structure है. It is double membrane. This is outer membrane, this is inner membrane. इसमें ये जो gap आपको दिखाई दे रहा है cream color का, this is known as stroma. ये स्ट्रक्चर का जस्ट ओवरव्यू मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ. ये जो आपको कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सिंगल कॉइन है. दिस इज थाइलकॉइड. ये पूरा जो सेट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पूरा सेट है यहां से यहां तक, इसको हम क्या कहते हैं? एक सिंगल जो स्टैक दिख रहा है आपको, इसको क्या कहेंगे आप? ग्रैनम. सिंगुलर एक स्टैक को हम सिंगुलर है ये ग्रैनम, और इतने सारे कई सारे स्टैक्स दिख रहे हैं तो उससे हम क्या कह देंगे? ग्रैना. यू कैन सी देयर आर मेनी ग्रैना. नाउ ये जो स्टैक्स है आपस में किससे कनेक्टेड हैं? आपको ये एक लिंक दिख रहा है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. दिस इज लैमेले. ओके, तो हमने तीन पार्ट्स पढ़े, कई पार्ट्स पढ़े. दिस गैप इज दिस ल्यूमेन, दिस गैप इज नोन एज स्ट्रोमा. देन ग्रैनम इज स्टैक ऑफ थाइलेकॉइड्स एंड दिस सिंगल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर इज थाइलेकॉइड एंड लैमेला, जिससे ये कनेक्ट होते हैं. तो यहाँ पे वेरियस प्रोसेस होते हैं फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड, वो आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ोगे. और ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है. इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल. नाउ द लास्ट सेल ऑर्गेनेल इज वैक्यूल्स. वैक्यूल्स प्लांट सेल में बहुत बड़े साइज के होते हैं. ऑलमोस्ट इन प्लांट्स इट कवर्स 90% ऑफ द सेल, but in animals or animal cells they are many in number and small in size. Okay,
तो ये डिफरेंस होता है वैक्यूल्स में प्लांट और एनिमल सेल के. व्हाट इज इट्स फंक्शन? These are also called storage sacks for solid और liquid contents. यहाँ पे फूड स्टोर होता है. जैसे अमीबा में फूड एनगल्फ करता है तो वो स्टोर कहाँ होता है? वैक्यूल्स में होता है. प्लांट में इट स्टोर्स अमाइनो एसिड, शुगर्स, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स. ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. नाउ हु डिस्कवर्ड इट? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय फेलिक्स डुजार्डिन. ओके, तो दिस वॉज अबाउट वैक्यूल. एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इफ दिस इज वैक्यूल, दिस इज अ सेल. अब आप बता सकते हैं कि ये प्लांट सेल है कि एनिमल सेल है? यस, इट इज प्लांट सेल बिकॉज साइज ऑफ द वैक्यूल इज वेरी लार्ज. और इसकी आउटर कवरिंग को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट. ये आपको याद रखना है. विद दिस all the cell membranes are over, but we will study the difference between plant cell and animal cell and prokaryotes and eukaryotic cell. So for that I will make another video, but this is last slide. We will just what important points we read. Mitochondria and plastids, both are having their own DNA and ribosome. And one more thing about prokaryotic cell. Prokaryotic cell में एक region होता है जहाँ पे न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियर या जेनेटिक मटेरियल, कैन से जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है. दैट इज अ डार्क एरिया. बट उसका जैसे अपने यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, दैट इज नॉट देयर. ऐसा कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है. तो ऐसे ये सेल है प्रोकैरियोटिक सेल. दिस इज प्रोकैरियोटिक सेल. यहाँ पे हमें जेनेटिक मटेरियल मिलेगा डार्क सा. दिस dense area is known as nucleoid. Now friends, this is the time for questions. I am here with very simple questions. Which cell organelle is called the powerhouse of cell? Lysosome को क्या कहते हैं हम? Suicidal bags. Mitochondria is called powerhouse of cell. So this is the राइट आंसर. न्यूक्लियस को हम ब्रेन कहते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं. नाउ सेकंड क्वेश्चन, आउटर कवरिंग ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड, अभी हमने पढ़ा है टोनोप्लास्ट. विद दिस वी एंड आवर क्लास. वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन रिवाइज फ्रॉम द एनसीईआरटी. बाय बाय.